बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 1 नवंबर और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखेंगे। वहाँ पर आज घुमसान का रन पड़ा है, एक दंगल लगा है, एक आप यही कह दें कि बहुत ही महजूज होने वाला दिन था। पूरे का पूरा दबा के वहाँ पर वकला और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की वकालती बहस हुई है और कुछ वकला को तो फिर दंगल छोड़ के भागना पड़ा है। खूब गरजे हैं आज काजी फाइज ईसा साहब, खूब उन्होंने आज सीधे बल्ले से बैटिंग की है। क्या क्या कहा है, क्यों कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना इंटरेस्टिंग दिन क्यों था, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि आज पाकिस्तान के एक मायानाज टीवी चैनल जियो टीवी ने पूरा दिन प्रोपेगेंडा किया है कि इमरान खान के पास जेल में 8 कमरे हैं। इमरान खान के घर में 8 कमरे नहीं हैं और ये कहते हैं कि वो जेल में 8 कमरे इस्तेमाल कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग है जी, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और ये भी बताया कि इमरान खान कितनी बाल्टियाँ, कितने लोटे, कितनी सहूलतें वहाँ पर, कितने गद्दे, क्या क्या इस्तेमाल कर रहा है, आपके सामने रखेंगे। इस प्रोपेगेंडे की वजह क्या है पूरे की पूरी। और उसके साथ साथ ये खबर भी आई है कि रात इमरान खान साहब की सेहत ख़राब हुई, मेदे में तकलीफ़ हुई। उससे पहले आपको पता है आफ्ताब बाजवा साहब ने उन्हें जहर के मुतल्लिक जो बयान दिया, जो हमने भी आपके सामने वीलॉग में रखा था। ये सारा इनका आपस में क्या ताना बाना है सारी बात का, ये आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितने भी बड़े बड़े दानश्वर हैं, बड़े बड़े दानश्वर, आप नाम लूँगा तो फिर बहुत सारे होंगे, इसलिए चंद नाम ले देता हूँ। बड़े बड़े दानश्वर जैसे सुहेल वड़ाइच साहब हैं, दूसरे बड़े दानश्वर हैं, वो लम्स के बच्चों के पीछे लठ लेके पड़ गए हैं। लम्स के बच्चों को बदतमीज़ करार दे दिया है, लम्स के बच्चों को, बल्कि ख्वाजा रंगबाज जो सियालकोटी ख्वाजा है, हाँ जी ये वही है जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा था और साथ किसी छोटी सी अमराती कंपनी के अंदर, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि वॉचमैन था वहाँ पर, धोबी था, नाई था, क्या था, बल्कि छोटी सी नौकरी थी, ये मुझे नहीं पता क्या नौकरी थी। वो वहाँ पर से तनख्वाह भी लेता था। वो तनख्वाह लेता था या वो करप्शन करके माल हुंडी के थ्रू कहीं और स्टैक किया जा रहा था, इसलिए वो कामा लिया हुआ था। तनख्वाह के लिए तो जारी बात है, अब ये वज़ीर दफ़ा वहाँ पर कोई वॉचमैन तो नहीं बनेगा ना जाके, या जो भी नौकरी कर रहा था वो तो नहीं करेगा ना। तो वो ख्वाजे का पर्पज़ तो जारी बात है कोई और ही होगा वो वीज़ा लेने का। वो क्या था उसका जवाब आज तक नहीं दिया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि लम्स तो क्या, हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भी भुगती है। तो आज ये बात आपके सामने रखेंगे कि तमाम के तमाम रंगबाज और दानश्वर लठ लेकर क्यों पड़ गए हैं लम्स के बच्चों के पीछे। क्या उन्होंने कोई माँ बहन की गंदी गाली दी थी, क्या उन्होंने कोई गैर शाइस्ता बात की, क्या उन्होंने पाकिस्तान के आइन से हट के बात की। क्या ये वही दानश्वर नहीं जो जमहूरियत जमहूरियत आइन आइन के ऊपर सौदा बेचते हैं। आज इसके ऊपर भी खुल के बात करते हैं, आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला है क्यों, हर सवाल पूछने वाला बदतमीज़ क्यों ठहरता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं जी, और वो है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ दिन था। आज वहाँ पर फैज़ाबाद धरने के ऊपर केस था। केस ये सुना जा रहा है कि फैज़ाबाद धरने के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार था कि नहीं था। आपको याद होगा मशहूर ज़माना धरना जिसमें तहरीक लब्बैक के उस वक्त के सरबराह जो वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो धरना हुआ था जिसके आखिर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने या शायद रेंजर्स ने पैसे भी बांटे थे और उसकी वीडियो सामने आई थी। आज उसके बारे में केस था, समाअत थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कितना रोल है। और काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस अतर मुनल्ला साहब और जजेस इस केस को सुन रहे थे। इसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग आज वाक़यात हुए। सबसे पहले तो काजी साहब ने जो है वो जब इजाज़ुल हक साहब की तरफ से कोई पेश हुआ तो कहा, वो वकील साहब ने कहा कि इनके वालिद जो हैं वो साबिका आर्मी चीफ थे। यहाँ तक तो बात चल गई। जैसे ही उन्होंने कहा कि इनके वालिद साहब का सदर भी थे तो काजी साहब जलाल में आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता कि इनके वालिद सदर थे। सदर सिर्फ 5 साल के लिए हो सकता है आइनी तौर पर। मैं किसी गैर आइनी सदर को सदर नहीं मानूंगा। बिल्कुल 100% दुरुस्त बात थी ये काजी साहब की, मैं भरपूर इंडोर्स करता हूँ। लेकिन उनसे एक
पूरी गुजारिश करता हूँ हाथ बांध के कि जनाब आइन कहीं कहीं और भी नंगा पड़ा हुआ है, उस पर भी कपड़ा डाल दीजिए मेहरबानी करके। आइन जो है वो नुक्कर में लगा हुआ सहक रहा है, जो उसके साथ बदकारी की गई है, तो उसकी लाश के ऊपर कपड़ा डालिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था, वो भी आइन का ही काम है। पाकिस्तान के अंदर औरतें जेलों में सड़ रही हैं बग़ैर किसी जुर्म के, वो खतीजा शाह हों या दूसरी बेटियां कौम की, उनको जो बेल मिलनी है वो भी पाकिस्तान का कानून और आइन देता है। उसकी तरफ भी सर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। अरश शरीफ शहीद का कत्ल किया गया, उसको बदतरीन तरीके से मारा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके कत्ल के मुकदमे को दबाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस बंदयाल ने अरश शरीफ के कत्ल के अंदर अपने हाथ रंगे बाद में कि उन्होंने उस सारे मामले को दबा दिया। उसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, उस केस को भी सुनिए। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग पाकिस्तान के आइन के बुनियादी हकूक़ पूरे नहीं कर पा रहे, ना बोल पा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचिए। बहरहाल उसके बाद उनका चेयरमैन पैमरा आए, अबसार आलम साहब, उन्होंने वहाँ पर एक गलत बयानी की। उन्होंने ये कहा कि मुझे निकाल दिया गया पैमरा से, हालांकि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें हटाया गया था क्योंकि उनकी तालीम कम थी। जी हाँ, ये तालीम का मसला क्या है, ये लम्स के स्टूडेंट्स के साथ रखेंगे कि पाकिस्तान के दानिश्वरों के तालीम का मसला है क्या और उससे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। उसके बाद जो इस वक्त के चेयरमैन पैमरा हैं बेग साहब, वो सामने आ गए और उनके वकील साहब जो हैं वो आ गए। उनकी खूब ठुकाई हुई वकील साहब की भी और चेयरमैन पैमरा की भी। और हाफिज़ साहब थे वो कोई वकील जो हैं, तो हाफिज़ साहब की खूब ठुकाई हुई काजी साहब से। और थोड़ी देर के बाद फिर हाफिज़ साहब ने कहा कि जी मैं आपके सामने जो है वो दलाइल नहीं दूंगा और दे नहीं सकता। लफ्ज़ ये था कि जी मैं आपके सामने दलाइल नहीं दे सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लास ले ली थी उनकी काजी साहब ने। तो उन्होंने जब ये कहा तो अतर मिल्ला साहब ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन काजी साहब ने कहा जाने दें, ये नहीं दे सकते, दलाइल तो ना दें। तो आज भरपूर दिन था वहाँ पर। मुद्दा ये लग रहा है कि सारा मामला जो है वो जनरल फैज़ पर डाला जा रहा है कि ये धरना उन्होंने करवाया था। ये लग रहा है मुझे, ये सामने तो अभी नहीं आया, लेकिन ये मेरा तज्जिया है कि लग रहा है कि सारा मुद्दा उनके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है कि वो कत्ल व गारत करवाना चाहते थे और ये धरना उन्होंने करवाया था। तो ये बातचीत है। बहरहाल सच सामने आना चाहिए, जो भी सच है। इस तरीके से किसी को फ्रेम करने की कोशिश एक बंदे को नहीं करनी चाहिए। सच सामने आना चाहिए और जो सच है, जिसने भी धरना करवाया, जैसे भी करवाया, वो अगर सच सामने आए तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इसके ऊपर पूरे का पूरा जो आज का मुद्दा है वो है। अच्छा जी, उसके अंदर अगली खबर आपके सामने करेंगे हम कि इमरान खान साहब के बारे में एक तो ख़बर रात के वक्त आई कि उनकी तबीयत ख़राब है। उनको ये खबर जो है ये कहीं और से नहीं आई, ये जेल हकाम ने कंफर्म की। ये गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई कि रात इमरान खान साहब की उनको तकलीफ़ हुई मैदे में, उनकी सेहत ख़राब हुई, फिर डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिसिन दी, जिसके बाद उनकी तकलीफ़ कुछ संभली। ये खबर गवर्नमेंट ने खुद दी। अब इसी खबर को लिंक कीजिए जो उनके वकील आफ्ताब बाजवा साहब ने एक बयान दिया था बाहर निकल के और कहा था कि उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है। वो बयान हमने भी आपके सामने चलाया वीलॉग में और उसके ऊपर तबसरा भी किया। उसके बाद रात को आफ्ताब बाजवा साहब ने कह दिया कि ये नहीं कहा था कि स्लो पॉइजन दी जा रही है, बल्कि ये है कि उन्हें खदशा है कि उन्हें दी जा रही है। तो अगर हम जो आफ्ताब बाजवा साहब ने अपना बयान चेंज किया, वो चेंज बयान को भी ले लें, जो बदला बयान, हमने तो दोनों बयान आपके सामने उनके रखे। जारी बात है अब इमरान खान साहब के साथ हमारी डायरेक्टली मुलाकात या बात तो वहाँ से नहीं हो सकती जेल से, तो हमें वकला के ऊपर ही ट्रस्ट करना पड़ता है। जो वकला बताते हैं उसी के ऊपर जाना पड़ता है। तो आफ्ताब बाजवा साहब ने जब ये बताया तो हमने आपके सामने रखा। अब उनकी जो नई स्टेटमेंट है अगर उसको लें और उनकी जो जेल के अंदर उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जो गवर्नमेंट खुद कह रही है और डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, और फिर इमरान खान साहब की पहले की स्टेटमेंट्स जो स्लो पॉइजनिंग के बारे में थी, और उसके साथ साथ जो उनके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट्स पहले हो चुकी हैं, तो और फिर उनकी अहलिया ज़ौजा बुशरा बीबी की तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर है जिसमें उन्होंने यही खदशात रखे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उनकी जान ले ली जाएगी या उनकी जान को ख़तरा पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए उनको घर का खाना देने की हमारी रिक्वेस्ट है, उन्हें स्लो पॉइजन ना कर दिया जाए। इन्हीं मामलात के ऊपर पिटिशन कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका कोई वाज़ेह फ़ैसला नहीं करके दिया अभी तक जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। तो इन मामलात के अंदर अब जो बड़ी रेलेवेंट लग रही है आफ्ताब साहब की जो स्टेटमेंट है,
अब जो इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब हुई है तो उसमें बहुत रेलेवेंट बात लग रही है। तो हमारी गुजारिश यही है कि इन मामलात को फौरी तौर के ऊपर तफ्तीश की जाए, इसकी एक इंक्वायरी की जाए। और कल इमरान खान के फिजिशियन जो हैं वो मिल रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि मामलात क्या हैं। वो फैसल सुल्तान साहब मिलेंगे और वो मिल के ज़ाहिर बात है मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे, आपको बताएंगे कि उसके अंदर मामला क्या है। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारी आपकी सबकी तशवीश है कि इमरान खान की ज़िंदगी के लिए उनको जो सहूलत दी जा सकती है वो फौरी तौर पर जो कानून और आइन उन्हें मुहैया करता है वो देनी चाहिए। वो पता नहीं क्यों रोकी हुई है अभी तक वो सहूलियात जो है। अच्छा जी, लेकिन जो सहूलतें इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर रहे, आज उनका चर्चा रहा है सारा दिन पाकिस्तान के टेलीविज़न पर। मशहूर व मारूफ हमारे जियो टीवी ने आज ये कहा है कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर 8 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी इमरान खान के घर में 8 कमरे नहीं हैं, लेकिन इमरान खान जेल के अंदर 8 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ से बाहर है इमरान खान 8 कमरों में क्या करते हैं। हो सकता है एक कमरे में सोते होंगे, एक कमरे में जाके शायद बैठ के कोई काम करते होंगे, दूसरे कमरे में बैठकर वो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करते होंगे, तीसरे कमरे में बैठ के वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ सोचते होंगे जो झूठे इल्ज़ाम उन पर लगाए जाते हैं, चौथे कमरे में बैठ के वो साइफर के बारे में सोचते होंगे, पांचवें कमरे में बैठ के वो कोई मीटिंग करते होंगे कोई सैटेलाइट फ़ोनों के थ्रू कहीं पर, छठे कमरे में बैठ के मुझे नहीं पता क्या करते होंगे, सातवें में मुझे नहीं पता क्या करते होंगे, आठवें में मुझे नहीं पता क्या करते होंगे। ये वो लोग हैं, ये वो चैनल्स हैं, ये वो दानिश्वर हैं जो लम्स के बच्चों को बदतमीज़ कह रहे हैं और जाहिल कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जाहिल कह रहे हैं। ये वो कुनबा है, ये वो क्लैन है। आप इन लोगों की अकल का आलम ये देख लें कि ऐसी खबर देते हैं जिसके ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता है कि इमरान खान जेल के अंदर 8 कमरे इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं उनके इस्तेमाल में एक गद्दा है। अच्छा जी, गद्दा नहीं होता किसी के इस्तेमाल में, बता दीजिए। ये जियो टीवी के जो मालकान होंगे या इनके लोग एक गद्दे पे नहीं सोते। शुक्र है इमरान खान का लोटा नहीं बताया गया, बाल्टी नहीं बताई गई, चम्मच और प्लेटें नहीं बताई गई कि वो भी वो इस्तेमाल करते हैं। कोई हद है बेशर्मी की और झूठी खबरें देने की, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दबाव है इस टाइम पब्लिक का, प्रेशर है जिस तरीके से इमरान खान को बुरे तरीके से वहाँ ट्रीट किया जा रहा है, जो उनके हकूक़ की तलफी की जा रही है, तो उसके ऊपर अब 8 कमरे बता दिए कि इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और कोई नहीं होगी। अच्छा जी, आखिरी बात जो बहुत अहम है आज के दिन की, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप ये पूरी बात सुनें। पाकिस्तान के अंदर आप अक्सर पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कहा जाता है कि करप्शन सब जुर्मों की वजह है। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि करप्शन भी वजह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इखलाकी करप्शन सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के माशरे की। वहाँ पर सवाल पूछने की पाबंदी है। एक बंदा जिसका आपको सामने बैठा है, पता है कि उसका रूं रूं करप्शन और गंदगी में धुसा हुआ है, सिर्फ वो क्योंकि आपसे 40 साल उम्र में बड़ा है और उसने ये करप्शन की वारदात 1980 में शरीफ ख़ानदान और दूसरे ख़ानदानों से मिलकर डाली हुई है। अब वो एक सीनियर अखबार नवीस है या दानश्वर है, वो आपके सामने बैठा है और वो उन ख़ानदानों के बच्चों के जूतों के ऊपर भी पॉलिश मार रहा है और इखलाकी और फ़िक्री बददयांती कर रहा है। लेकिन अगर आप उससे सवाल करेंगे, डिफ़र करेंगे, तो वो सवाल के कंटेंट पे बात नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें कहेंगे कि हुजूर आपने ये जो इनको कहा है कि ये तो खलीफा वक्त हैं, या आपने ये कहा है कि ये ही पाकिस्तान की मिराज हैं, तो ये आपने इनकी ये करप्शन इस बात पर आपने बात क्यों नहीं की, तो वो कंटेंट पे नहीं जाएंगे। वो कहेंगे तुम कितने बदतमीज़ हो, तुम्हें किसी बड़े और छोटे से बात करने की तमीज़ नहीं है, ये तुमने सवाल क्या पूछा है, ये तुमने बात क्या की है, वो फौरी तौर पर तमीज़ में ले जाएंगे। ये पाकिस्तान में, मैं आज नहीं कह रहा, मैं जब से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में गया हूँ, मैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टॉक शोज़ के अंदर ये बार बार कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो है ये आप जनाब है। वैसे तो आप और जनाब अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप और जनाब सियासत में इस्तेमाल किया जाता है। करप्ट बंदे को भी वैसे ही बात करें, उसके बारे में भी तारीफें करें, और जो ईमानदार है उसके बारे में भी कर दें, क्या हर्ज पड़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर ये जो दानिश्वर हैं जाली और झूठे, इन्होंने जो वारदात डाली है उसकी कोई वारदात नहीं। मसलन मैं आपके सामने रखता हूं कि आज लम्स के जो बच्चे हैं,
उन्होंने क्या जुर्म किया कि उनके पीछे पूरा मुल्क का ये जाली दानश्वर टोला जो है पड़ गया, पूरी नून लीग पड़ गई है, पूरा ये टोला पड़ गया और कह रहा है कि बच्चों ने बड़ी बदतमीज़ी की है, बड़े बदतमीज़ हैं। बल्कि सुहेल वड़ाइच साहब ने तो कहा इन्हें तारीख का ही पता नहीं, इनकी तारीख कल ही शुरू हुई है, इनकी तारीख 2018 में ही शुरू हुई है। जनाब वड़ाइच साहब, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन जो तारीख आपको पता है, आप जैसे दानश्वरों को तो तारीख पता ही है, तो जो आपको तारीख पता है पिछले 500 साल की, उसकी वजह से तो हम इस हालत में पहुंच गए हैं। तो चलें, बच्चों को 2018 से तारीख का पता है, अब उनका ज़माना है, उनको बोल लेने दें। आपने तो इतनी देर बोल लिया हजूर, और उससे जो पाकिस्तान ने हासिल करना था या आपने हासिल करना था वो हो चुका। अब आप और हम तो पिछली जनरेशन है ना, अब हम ज़रा थोड़ा सा साइड पे हों, नए बच्चों को बात करने दें। या बात करने पे भी पाबंदी है, सवाल करने पे भी पाबंदी है। इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। आप इसकी हालत ये देख लें कि वो ख्वाजा रंगबाज सियालकोटी जो हैं, जिसने बुनियादी तौर पर वज़ीर दफ़ा होते हुए भी किसी छोटी मोटी कंपनी से, अमाराती से, कोई पता नहीं कौन सी छोटी मोटी नौकरी कर रहा था और वहाँ से तनख्वाह ले रहा था, और पर्पज़ सिर्फ माल पानी छुपाना और मनी लॉन्ड्रिंग करना होगा प्राइमशाही जो नज़र आ रहा है, और तो मुझे कोई पर्पज़ लग नहीं रहा। वो नौकरी तो नहीं करेगा वहाँ अमाराती कंपनी में जाके, अदरवाइज़ वो सिर्फ वीज़ा शीज़ा लेना होगा ताकि उससे कोई फ़ायदे उठाए जा सके। तो वो ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं कि हमने तो ऑक्सफोर्ड की जहालत भुगती है, लम्स की क्या है। तो आप इनकी ज़हनी हालत देखें तो बात तो फिर ठीक है, इनकी यूनिवर्सिटी वही है जहाँ पर ये पढ़ते हैं, वही गंदगी है, वही इनका इल्म है। ऑक्सफोर्ड हो गया, लम्स हो गई, दुनिया की बड़ी बड़ी दरसगाहें तो इन्हें जाहिली लगती हैं, और उनसे पढ़े लिखे लोग जब इनके सामने कोई सवाल करते हैं तो इन्हें बदतमीज़ लगते हैं। मैं जब पाकिस्तान में गया तो मुझे तो जो छोटे होते से गालियों का पता है, वो माँ की गाली है, बहन की गाली है, ऐसी गालियाँ जो आप पब्लिकली नहीं दे सकते। और अगर आप सवाल करते हैं तो उसको तो हमने अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही देखा कि बच्चे आपसे सवाल करते हैं। मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो वो सवाल करेंगे, मैं कुछ गलत कह दिया तो वो उसे भी पॉइंट आउट करेंगे कि ये आपकी स्टेटमेंट गलत लग रही है, मैंने तो फ़लाँ जगह ऐसे पढ़ा है, आप ये कह रहे हैं, बताएं सही क्या और गलत क्या है। टका के आपके सामने सवाल करते हैं, आपको जवाब देना पड़ता है। आप ये नहीं कहते ओए बदतमीज़, तुझे उस्ताद की इज्जत का नहीं पता, ओए तुझे नहीं पता कि तूने ये क्या सवाल कर दिया है। खुद ओए ओए कहना है, खुद तुम कहना है, लेकिन उसको बदतमीज़ कहना है। मीन वही काकड़ साहब जो वहाँ थे वो तुम कह के बच्चों को मुखातब कर रहे थे। पता नहीं वो उनकी शाइस्तगी कहाँ से उनको पता चली है, उन्हें ये तमीज़ कहाँ से आई है। लेकिन बच्चे बदतमीज़ हैं। तो चलें सवाल कर लेते हैं कुछ कि क्या बच्चों ने कोई गैर आइनी सवाल किया, गैर कानूनी सवाल किया, गैर शाइस्ता सवाल किया, कोई गाली निकाली। बच्चों ने सवाल क्या किए, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो रहे। एक बच्चे ने सवाल किया इलेक्शन क्यों वक्त पर नहीं कर रहे। एक बच्ची ने सवाल किया कि मुल्क के, कहते हैं इन्होंने बच्चों ने मैशत पे सवाल नहीं किया, फॉरेन पॉलिसी पे। हुसैन हक्कानी साहब हमारे बहुत बड़े दानश्वर अमेरिका से बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत जहालत है, पाकिस्तान के अंदर तो बच्चों को ये पता ही नहीं सवाल कौन से करने चाहिए थे, तहकीक और इल्म नहीं है, बस जुगतबाजी है। तो जनाब ये बता दीजिए, पहले तो आपने कहा कि बच्चों ने इकॉनमी पे कोई सवाल नहीं किए, फॉरेन अफेयर पे कोई सवाल नहीं किया, तो क्या जो निगरान वज़ीर आज़म है उसका ये काम है, इकॉनमी ठीक करना काम है, फॉरेन अफेयर्स काम है, क्यों बच्चे उससे सवाल पूछें? या उसका काम इलेक्शन करवाना है, वक्त पर है, अमन अमान का ख्याल रखना, बुनियादी इंसानी हकूक़, बुनियादी चीज़ें चलाना, वो तो बुनियादी काम करने के लिए थोड़े वक्त के लिए ना। तो बच्चों ने वो सवाल पूछे। दूसरा आपसे मेरा सवाल है, चले मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं, तो क्या जो बच्ची ने सवाल पूछा था कि हजूर इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी शैम्बल्स में है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी तबाही हुई है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की तबाही हुई है, तो आप लम्स क्या लेने आए? तो क्या वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी? क्या वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी प्राइम मिनिस्टर काकड़, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास, कि वो उस टाइम इकॉनमी पे भी बात करते, वो उस टाइम फॉरेन पॉलिसी पे भी बात करते, वो उस टाइम इंसानी हकूक़ पर भी बात करते, और फिर बताते माजरत, और फिर बताते कि वो यहाँ क्यों आए? क्या अपॉर्चुनिटी बच्ची ने नहीं दी थी? क्या उसने सवाल में ये शामिल नहीं किया था ये तमाम बातें? बात ये है कि काकड़ साहब का मसला ये है कि काकड़ साहब की हालत गांव के उस बंदे के साथ है कि जो हर जगह पर इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसने मैट्रिक 3rd डिवीज़न में की होती है, और हर कॉलेज और स्कूल से आने वाले बच्चे को उसने इम्प्रेस करना होता है जो गांव में आ रहा होता है कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूं। तो वो फिर बिठा लेते हैं और कहते हैं अच्छा इस जुमले की अंग्रेज़ी बताओ, औरतें मरी जाने के लिए मरी जाती हैं। अब अगर तो बच्चे ने इसकी अंग्रेज़ी बता दी तो वो बच्चा लायक है, वरना गांव में उसने डिक्लेयर कर देना है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। फिर और वो मर्दी की अंग्रेज़ी होगी उसकी, जो भी वो बनाएगा, ठीक है ना। फिर वो पूछेगा अच्छा तख्ती की अंग्रेज़ी क्या होती है?
और फिर वो पूछेगा कि स्तंजे की अंग्रेज़ी क्या होती है। अब अंग्रेज़ तो स्तंजा करते ही नहीं हजूर, तो उसकी अंग्रेज़ी क्या होनी है। एनीवेज, कहने की बात यह है कि ये वो दानश्वर हैं जो हमारे खाते पड़े हुए हैं। काकड़ साहब भी ऐसे ही दानश्वर हैं। अब किसी बात की सारा तासीर साहबा ने आज एक ट्वीट किया बड़ा मज़े का, और वो बिल्कुल दुरुस्त ट्वीट किया उन्होंने। और वो ट्वीट उन्होंने ये किया है कि काकड़ साहब जो हैं वो तारीख़ के हवाले, बयानात, टेक्नोलॉजी के, तारीख़ के दूसरे ऐसे हवाले ऐसी जगहों पर देते हैं जहां उनकी जगह नहीं बनती। मसलन एक बात कोई और हो रही है, उसके अंदर वो कहीं और से ला के तारीख़ के हवाले डालेंगे फॉर नो रीज़न। जैसे बच्चे ने उनसे एक सवाल किया और वहाँ पर कोई वजह नहीं थी, कंटेनर में लोगों की हलाकत हो गई थी जिनको अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है, तो इंसानी हकूक़ का मसला है, बच्चे ने सवाल किया। अब ये गाली होगी आज के दानश्वरों के लिए कि एक बच्चे ने सवाल किया कि पाकिस्तान से जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों को भेजा जा रहा है, कंटेनर में कुछ लोगों की मौत हो गई, तो क्या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? लेकिन ये सुहेल बड़ाइच साहब और हमारे सारे दानश्वरों के हिसाब से ये गाली गलोच होगी, ये बदतमीज़ी हो गई है। तो बहरहाल उस बच्चे के सवाल पर काकड़ साहब ने बजाय सीधा सीधा जवाब देने की, उन्होंने कहा कि वो हॉलोकॉस्ट और फ़लाँ 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 और लंबी तक। तो सारा तासीर साहबा ने आज ये कहा है कि बुनियादी तौर पर काकड़ साहब को समझ नहीं आता कि वो लोगों को थोड़ी सी मुद्दत में ये कैसे बताएं कि वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। तो वो ये बताने के लिए फिर जहां उनको मौका मिलता है, वही गांव में बैठे हुए बंदे के लिए जिसको जो स्टूडेंट मिलता हो कहता बताओ औरतें मरी जाने के लिए मरी जाती हैं, इसकी अंग्रेज़ी बताओ, तख्ती की अंग्रेज़ी बताओ, स्तंजे की अंग्रेज़ी बताओ। तो काकड़ साहब का भी यही हाल है कि वो भी माजरत के साथ अपना तारीख़ी और अपना इल्मी स्तंजा करते हैं। जहाँ पर उनका दिल करता है वहाँ पर बैठ के वो ये काम शुरू कर देते हैं। उसकी रेलेवेंस हो ना हो, मकसद सिर्फ उनका एक है कि मैं बता सकूँ किसी तरीके से कि बड़ा इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा शख्स हूँ। और वो खैर अभी तक नज़र आ गया है आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में, आपकी बातें करने में। मैंने पहले भी आपको मशवरा दिया था हजूर कि आप जितना खामोश रहेंगे, जितना लो प्रोफाइल रहेंगे, उतना आप अपनी बचत करेंगे। जितना आप ज़्यादा घूमे फिरेंगे फिरकी की तरह जो आपको लगी हुई है, उतना आप अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, उतने आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। बहरहाल आखिर पर मैं आता हूँ, इस बात को ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई। मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये जो सारे दानश्वर हैं, ये वही दानश्वर हैं जो इमरान खान का एक एक जुमला पकड़ लेते थे। कोई एक जुमला उनके मुंह से निकलता था वो पकड़ लेते थे। फिर ये वही दानश्वर हैं जो हमें बताते रहे कि जो नवाज शरीफ है वो बहुत बड़ा चे गवारा है, वो वोट को इज्जत दो, वो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, ये उसके बयानिए पर टाकी मारकर बेचते रहे। फिर ये वही दानश्वर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमें ये बताते रहे कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का जब तक एहतसाब नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, और नवाज शरीफ का ये बयानिया ज़बरदस्त है। फिर यही जो दानश्वर थे वो नवाज शरीफ को ये बताते रहे कि आप सुलह कर लें, इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में गिरें, पॉलिश पुलिश मारें, ये ठीक है। फिर यही दानश्वर हमें ये बताते हैं कि अब जब नवाज शरीफ गोद में बैठ गया इस्टेब्लिशमेंट की और तमाम उसने कंप्रोमाइज़ कर लिए, तो अब यही दानश्वर हमें बताते हैं कि कितना अजीम काम है। वही वोट को इज्जत दो वाला बंदा, उसी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को अब कोई एहतसाब होने की ज़रूरत नहीं है, और नवाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहा है। बुनियादी तौर पर नाम मैं किसी दिन ले दूंगा, आज नहीं लेता। आप ज़रा पंजाब की कैबिनेट देखें और आप ज़रा फेडरल कैबिनेट देखें, और फिर आप इन दानश्वरों की शक्लें देखें, और फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस का रिश्तेदार बैठा हुआ है। ये दानश्वरी फ्री में नहीं होती। ये लोग इनको भी पता है ये गंदा काम कर रहे हैं, ये इनको अंदर से इनके ज़मीर मरे हुए हैं, लेकिन पता तो है फिर भी कि ये गंदा काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसे ही नहीं करते, ये देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। ये ऐसे ही नहीं होता कि एक दानश्वर बनता है जो जाली और बैठकर एक बच्चा जो सिर्फ सवाल कर रहा है उसे बदतमीज़ करार दे देना, ये ऐसे नहीं होता। इस बेशर्मी के लिए आपको अपना ज़मीर बेचना पड़ता है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में आप इन लोगों की जायदादें देखें, इनके पास जो ठेके हैं वो देखें, इनके पास जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ हैं किराए के ऊपर, जो डिफरेंट जिन पर ये कारोबार कर रहे हैं वो देखें। वो नजम सेठी साहब ने एक सरकारी इमारत चंद टकों के ऊपर ली हुई है इस्लामाबाद के अंदर, जिसको वो अदालतों के थ्रू जाकर उन्होंने बचाया जब उनसे वापस ले रही थी। उसके अंदर पता नहीं कोई कॉफ़ी शॉप बना रखी, कि कोई लाइब्रेरी जाली बना रखी, कि क्या दफ्तर बना रखा है, और वो बड़ी पॉश इलाके में जो है बड़े महंगे तरीन इलाके में सरकारी ज़मीन है। एक और दानश्वर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद का एक क्रिकेट ग्राउंड जो है वो हथियार रखा है। एक और दानश्वर हैं बड़े, उन्होंने एक पार्क और उस हार्टिकल्चर और उसके अंदर अपने पूरे ख़ानदान की और अपनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, और वो अर्श शरीफ की शहादत का मजाक उड़ाते रहे वो दानश्वर जो हैं।
एक और दानश्वर हैं जिन्होंने कोई पेट्रोल पंप नहीं छोड़ा हुआ, वो उन्होंने करवाया हुआ है। एक और दानश्वर हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदार जो हैं वो कैबिनेट में और दूसरी जगहों पे तो ये तमाम बिका हुआ माल है, ये बकाऊ माल है तमाम का तमाम, माजरत के साथ। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि अपने ज़मीर की कीमत ले ली है, अब कोई और ना बोले। और क्योंकि जो सवाल असल में आपकी ज़िम्मेदारी थी उठाने, ये सवाल असल में आपकी जिम्मेदारी थी जो उन बच्चों के नातवा कंधों ने उठाए, जो आपने करप्शन कर करके हराम खा खा के, जो आपकी सहाफती और दानश्वरी टांगें जो हैं माजूर हो चुकी थी, जो आप उन सवालों का वज़न नहीं उठा सके कहीं पर, वो उन नातवा कंधों ने, उन यंग बच्चों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर वो सवाल पूछे हैं। और सिर्फ सवाल पूछने पर आपने उन्हें बदतमीज़ करार दे दिया है। लानत है, मैं कहूँगा, ऐसी सोच पर, घटिया सोच पर लानत है, ऐसे ऐसे माशरे के ऐसे हिस्से पर जो सवाल पूछने के ऊपर, और वो भी मैं ये कहूँगा वो भी आईनी सवाल पूछने पर, तहजीब के सवाल पूछने पर ये हालत करता है। आखिर पर सिर्फ चलते चलते मैं ये कहूँगा कि मुझे खुद हैरानी होती थी जब मैं पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी गया और वहाँ पर कभी कोई गाली नहीं दी, लेकिन जब सवाल पूछता था या तकरार करता था मंतकी तरीके से आइन और कानून के सवालात के अंदर, उस शख्स का मुझे पता होता था ये करप्ट है, इसने ये करप्शन की हुई है, और मैं उसे पूछता था। ये नहीं कहता था आप करप्ट हैं, सिर्फ ये कहता। एक दफ़ा मैंने एक शो में कह दिया कि पाकिस्तान में ये जो लफाफे होते हैं, एक साहब वहाँ पर लफाफा थे, मैंने उनको नहीं कहा था, वो मेरे गले पड़ गए। ये आप कैसी, आप बड़े छोटे की इज्जत ही नहीं करते, ये लफाफों की बात आपने कैसे कर दी? आपको तो इज्जत ही नहीं है बड़े और छोटे की। ओ भाई, बड़े और छोटे, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी से बड़ा हूँ तो मेरा क्या कारनामा है कि मैं 20 साल पहले पैदा हो गया हूँ? मेरा कारनामा तो नहीं है, तो मेरे माँ बाप का कारनामा है कि उन्होंने मुझे 20 साल पहले पैदा कर दिया है। अगर कोई बंदा मेरे से 20 साल छोटा है तो उसके किरदार को देखना पड़ेगा, उसके काम को देखना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कि मैं 20 साल पहले पैदा हुआ हूँ तो मेरी सारी बातें दुरुस्त साबित होंगी? क्या बात है, क्या बात है इस मंतक को। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरे माशरे का बेड़ा गर्क इस आप जनाब, बड़े छोटे, और बिल्कुल तहजीब होनी चाहिए, बिल्कुल बड़े छोटे का अदब होना चाहिए, लेकिन बात करने में, सवाल करने में इस चीज़ को क्यों आड़े रख रहे हैं, सामने क्यों रख रहे हैं, इसको क्यों एक हर्डल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो लम्स के बच्चों के साथ कौम को खड़े होना चाहिए। उन्होंने एक बेहतरीन अक्कासी की है। शुक्र है कि हमारी ये जो जैन जी है, ये नई जनरेशन जो है, ये ज़रा थोड़ी सी हमारे इन जाली दानश्वरों से उस तरह से मरूब नहीं है। फिर इनका गलबा था पहले तो सिर्फ उर्दू लिटरेचर पर, अब पाकिस्तान के अंदर जो अंग्रेज़ी में लिखा जाता है उस पर भी ये सारे झूठे जाली दानश्वर ही काबिज़ हैं। लेकिन सवाल पूछिए बच्चों, आपसे मैं बड़ा हूं तो ये मुझे बिल्कुल आपसे ज़्यादा अक्लमंद नहीं करता। मैं अगर किसी बड़ी जगह पर नौकरी कर रहा हूं या ओहदे पे हूं या प्रोफेसर हूं, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं अक्ल कुल हूं और मुझे सारा इल्म है। दबाकर सवाल पूछिए, जिसकी दानश्वरी की धोती उतारने का आपको मौका मिलता है ज़रूर उतारिए। मैं उनकी धोती उतारने की बात नहीं कर रहा, बहुत बुरे लगेंगे आप उनकी धोती उतारेंगे, बिल्कुल नहीं उतारनी, बड़े गलीज नज़र आएंगे आपको ये लोग। आपने सिर्फ इनकी दानश्वरी की धोती उतारनी है, जहां मौका मिले उतारें। मैं जैन जी से मुखातिब हूँ। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत ही मज़े के सवाल पूछे, मैं आपके काबू आऊँ, कोई भी काबू आए, दबा के सवाल पूछें, बिल्कुल मरूब आपने नहीं होना, बिल्कुल नहीं डरना। और इन लोगों की ये जो आपके ऊपर हथकंडे इस टाइम जो लठ लेके पड़ गए आपने, आप कौम के हीरो हैं, दबा के रखें और जो काबू आए आइन और कानून के अंदर रहते हुए उनसे ज़रूर सवाल करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।